नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि संबंधित है आपके समाजशास्त्र को हम सोशोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर 2 होगा और पेपर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। इस पेपर के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स में बता दूं कि यह पेपर आपका रिटन में भी हो रहा है और ओएमआर पैटर्न पर भी हो रहा है। तो आप ये परेशानी में ना रहिएगा कि सर हमें तो ओएमआर पैटर्न पर क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ हम एक क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आपको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना है, यानी कि आपको सीखना है। यहाँ से जैसा ही आप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो यदि आपका ओएमआर पैटर्न पर पेपर भी है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि एक क्वेश्चंस में से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स का रिटन में एग्जाम है उनके लिए तो ये वीडियो है ही है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने पेपर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है, जी हाँ, सोशोलॉजी का पेपर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पेपर नंबर 1 को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सामाजिक शोध की परिभाषा कीजिए। तो सामाजिक शोध की परिभाषा किस तरह से देनी है, अथवा ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक अनुसंधान से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन एक ही है लेकिन 2 या 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका ये है, सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित कीजिए। तो इसी तरह से जो स्टूडेंट्स ओएमआर वाले हैं, ओएमआर का जिनका ये पेपर है एमसीक्यू बेस्ड पर, तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करने के लिए किस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान से आशय उस व्यवस्थित वैज्ञानिक तथा क्रमबद्ध अध्ययन प्रणाली से है जिसके द्वारा न केवल सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, बल्कि उनके निराकरण या समाधान के उपाय भी प्रस्तुत किए जाते हैं। सामाजिक शोध की प्रमुख परिभाषाएं अग्रलिखित हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पर क्वेश्चन आता है वहाँ बताता है, आपके लिए परिभाषा दे दिया जाता है और पूछता है कि यह परिभाषा किसने दी हुई है, जैसे कि पीवी यंग ने दी है, फिशर ने दी है, और भी बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं, उनके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो देखते हैं पीवी यंग ने किस तरह से परिभाषा दी है। सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं सत्यापन, उनके पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। जबकि फिशर जी ने अपने अनुसार क्या बताया है, आइए जानते हैं। फिशर के अनुसार दी हुई परिभाषा है, किसी समस्या को हल करने या किसी एक कल्पना की जांच करने अथवा नए घटनाक्रम तथा उसमें पाए जाने वाले नए संबंधों की खोज करने हेतु उपयुक्त पद्धतियों का किसी सामाजिक स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है उसे ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन व घटनाओं के कारणों, अंतः संबंधों, प्रक्रियाओं आदि का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण होता है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर केवल 1 से आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, जैसे पीवी यंग ने क्या क्या बोला है, फिशर ने क्या क्या बोला है, और यहाँ सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, किस तरह से होता है। तो यहाँ जो ओएमआर पैटर्न वाले जो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी आप पढ़ रहे हैं कि आपका पेपर नंबर 2 जो सोशल साइंस से संबंधित है आपका ओएमआर पैटर्न पर है, तो यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो आइए जानते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य समाज कल्याण में सहायता प्रदान करना है। सामाजिक कल्याण की योजनाएं सामाजिक अनुसंधान के आधार पर ही बनाई जाती हैं। नंबर 2, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत करना तथा सामाजिक संघर्ष की स्थिति का नियंत्रण रखने में सहायता प्रदान करना है। नंबर 3, सामाजिक अनुसंधान का
उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के कारणों को समझने तथा उनका समाधान करने में सहायता प्रदान करना है। नंबर 4, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले सामाजिक नियमों का पता लगाना है। अन्य शब्दों में अगर कहें तो सामाजिक अनुसंधान द्वारा सामाजिक जीवन एवं सामाजिक घटनाओं के बारे में सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 5 को देखते हैं। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों की खोज करना है। वस्तुतः प्रत्येक सामाजिक घटना अन्य घटनाओं से प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित होती है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा इन्हीं प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण तथा सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर होता है? तो यहाँ देखेंगे हम सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान में क्या अंतर है। तो यहाँ निम्नलिखित अंतर दिए हुए हैं। पहला अंतर है सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धतियों एवं प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक प्रणाली से समस्त पहलुओं एवं चरणों का उपयोग होता है। नंबर 2, सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत किसी भी प्रकार की उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक नहीं है, जबकि सामाजिक अनुसंधान हेतु उपकल्पना का निर्माण करना आवश्यक है, क्योंकि उपकल्पना के आधार पर ही अनुसंधान संबंध है। नंबर 3 है सामाजिक सर्वेक्षण विशिष्ट समस्याओं से संबंधित है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य तथा अमूर्त समस्याओं से होता है। नंबर 4 है सामाजिक सर्वेक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर समाज सुधार, सामाजिक उपचार एवं समस्याओं के समाधान की खोज योजना का निर्माण किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का समाज सुधार एवं समस्याओं के समाधान अथवा सामाजिक कल्याण से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हैं। यह क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। उपयोगिता या महत्व आपके लिए एक समान होते हैं, तो आप किसी भी तरह से यह क्वेश्चन वहाँ अपने पेपर में देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं, निम्नलिखित हैं आपके लिए उपयोगिता व महत्व। नंबर पहला है सामाजिक प्रगति में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा विकसित तथा अविकसित अवस्थाओं, उनके कारणों तथा प्रभावक तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन करने से इच्छित विकास अच्छाई की दिशा में परिवर्तन या प्रगति की दिशा में निश्चित की जा सकती है। नंबर 2, अज्ञानता की समाप्ति। सामाजिक अनुसंधान किसी भी सामाजिक घटना, विषय या समस्या के बारे में समस्त अंधकार को दूर कर देता है और वास्तविक तथ्यों को प्रकाश में लाता है। नंबर 3, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक दशाओं में सामाजिक क्रियाओं तथा उनके फल का ज्ञान हो सकता है और इस प्रकार देश में विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है तथा मानव व्यवहार को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। नंबर 4, समाज कल्याण में सहायक। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से समाज कल्याण कार्य को वैज्ञानिक स्तर पर आयोजित किया जा सकता है। नंबर 5, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? परिकल्पना क्या होती है, आइए जान लेते हैं। परिकल्पना से आशय। परिकल्पना का सामान्य अर्थ है पूर्व चिंतन, यानी कि परिकल्पना को हम अपनी भाषा में कल्पना बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनेशन के नाम से जानते हैं, और जिसे अपनी जो पूर्व भाषा है उसमें हम चिंतन के नाम से बोलते हैं। परिकल्पना सामाजिक अनुसंधान की प्राथमिक श्रेणी होती है। परिकल्पना ही वह विचार है जो सामाजिक अनुसंधान को जन्म देता है। उपकल्पना को ही प्राकल्पना या परिकल्पना कहा जाता है। कल्पना आपके लिए एक तरीके से आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम अमूर्त वस्तुओं के बारे में अत्यधिक सोचते हैं, जैसे आप अपने करियर से रिलेटेड भविष्य के बारे में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव सोचते हैं, तो वही आपके लिए एक कल्पना है। यानी कि वस्तुओं को, दूरस्थ वस्तुओं के बारे में मन ही मन चिंतन करना या दिमाग में चिंतन करना, वही आपका एक तरह से परिकल्पना है। जिस पॉइंट को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ शायद आप समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं, इसकी प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। तो आइए जानते हैं जो भी इनकी परिभाषाएं हैं। गुडे तथा स्केट्स। गुडे तथा स्केट्स के अनुसार उपकल्पना का एक अनुपात है जिसे अंतिम अथवा अस्थायी रूप से किसी अवलोकित तथ्य अथवा दशाओं की व्याख्या हेतु स्वीकार किया गया हो एवं अन्वेषण को आगे पथ प्रदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ पीवी यंग ने कहा है, एक कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी खोज का आधार बनता है। कार्यवाहक
उपकल्पना माना जाता है। तो यहाँ जो OMR आपका पैटर्न पर आधारित पेपर है, ये गुडे तथा स्किट्स, ये आपका परिभाषा या किसी भी तरह से ये वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह वाक्य किसका है, PV यंग का है, गुडे तथा स्किट्स का है। क्योंकि मैंने कई बार आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लिए। इसी तरह के सेम टू सेम पेपर आपको मिलेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य विचलन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य सूत्र देख लेते हैं किस तरह का है। तो ये होता है आपका MD बराबर सिग्मा D अपॉन N। तो यहाँ देखते हैं MD, सिग्मा D, N ये सब क्या होते हैं, इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। सिग्मा D का मतलब होता है मध्यमान से भिन्न भिन्न प्राप्तांकों के विचलन का योग, जबकि जो ये D दिया हुआ है इससे D का अर्थ होता है सभी विचलनों को धनात्मक माना जाएगा, जबकि N का मतलब होता है, जो ये N दिया हुआ है, प्राप्तांकों की कुल संख्या। यानी कि एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या। इसी तरह से यहाँ MD बराबर सिग्मा D अपॉन N। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों को लिखिए। तो सामाजिक अनुसंधान के जितने भी चरण हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। किसी भी तरह से यह क्वेश्चंस को उलटफेर करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ निम्न प्रकार की अवस्थाएं व इनके सोपानों के चरण बताए गए हैं, इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है अनुसंधान का आयोजन। सर्वप्रथम अनुसंधान के उद्देश्य, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक व्यापक एवं स्पष्ट योजना तैयार की जाती है। नंबर 2, समंकों का संकलन। इसके पश्चात अनुसंधान हेतु आवश्यक समंकों का संकलन किया जाता है। नंबर 3, समंकों का संपादन। एकत्रित किए गए आंकड़ों का संपादन किया जाता है। नंबर 4 है वर्गीकरण एवं सारणीयन। वर्गीकरण और सारणीयन में क्या है, संकलित समंकों को विभिन्न वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजित करके सारणियां बनाई जाती हैं। नंबर 5, समंकों का विश्लेषण। विभिन्न सांख्यिकीय मापों द्वारा समंकों का विश्लेषण किया जाता है ताकि निर्वचन के लिए आधार प्रस्तुत किया जा सके। नंबर 6, समंकों का प्रस्तुतीकरण माध्यों, चित्रों व बिंदु रेखाओं द्वारा समंकों का प्रस्तुत किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उपकल्पनाओं की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो उपकल्पनाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यहाँ यह क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि एक अच्छी उपकल्पना की विशेषताओं अथवा गुणों का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं। निम्नलिखित यहाँ विशेषता बताई गई हैं। सबसे पहली है उपकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। जिस उपकल्पना की जांच वर्तमान में की जा सके वह अच्छी होती है। नंबर 2, उपकल्पना को अनुसंधान के क्षेत्र की अन्य उपकल्पनाओं से मेल खाना चाहिए। नंबर 3, उपकल्पना सरल होनी चाहिए। यदि सरल उपकल्पना में जटिल उपकल्पना के समान ही व्याख्या करने की शक्ति है तो सदैव सरल उपकल्पना को ही लेना चाहिए। नंबर 4, उपकल्पना का संबंध सदैव समस्या से ही होना चाहिए। नंबर 5, उपकल्पना में तार्किक सरलता होनी चाहिए, अर्थात बोध की सरलता आवश्यक है। यदि किसी उपकल्पना के लिए अन्य पुष्टिकारक कथनों की आवश्यकता है तो वह अच्छी उपकल्पना नहीं है। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है उपकल्पना के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। उपकल्पना के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करते हैं। यहाँ गुडे व हॉट के उपकल्पना की रचना के जिन प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट किया है उन्हें संक्षेप में निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। नंबर 1, सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ पृथक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं। इसी के अनुसार एक समाज या समुदाय की सामाजिक संस्थाओं, व्यवहार के तरीकों, विश्वासों और विभिन्न समूह के पारस्परिक संबंधों के रूप का निर्धारण होता है। नंबर 2, वैज्ञानिक पद्धति। एक अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य अपने अध्ययन के आधार पर किसी नए सिद्धांत का निर्माण करना ही नहीं होता, बल्कि वह बदली हुई दशाओं में अपने से पहले दिए गए सिद्धांतों की सत्यता की जांच भी करता है। नंबर 3, समरूपताएं। जब कभी भी दो दशाओं के बीच कुछ समानताएं दिखाई देती हैं तो उनके आधार पर कुछ नई उपकल्पनाओं की रचना करना संभव हो जाता है। नंबर 4, व्यक्तिगत अनुभव। तो आइए जानते हैं व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में भी। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव की उपकल्पनाओं की रचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोई अध्ययनकर्ता कुछ विशेष परिस्थितियों में घटनाओं को घटित होते हुए देखता है तो उसके सामने अनेक ऐसे सामान्य निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं जिनके आधार पर कुछ विशेष उपकल्पनाओं की रचना करना संभव हो जाता है। अनेक व्यक्तियों के जीवन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी उपकल्पना की रचना का स्रोत होती हैं।
तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले बता दूं, यदि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितने वीडियो अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना बता दूँ, यदि आप अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स ढूंढ रहे हैं या बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं हमने वहां सॉल्व करवाए हुए हैं, जो कि MCQ पैटर्न पर ही आधारित हैं। उन सभी को वहां देखकर आप बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके लिए एक और बात बता दूं, यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो PDF पाने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। जल्दी ही आप उस PDF को अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है उपकल्पना के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आइए जानते हैं उपकल्पना के महत्वों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना के प्रकार बताइए। ये किसी भी तरह पूछ सकता है कि उपकल्पना के प्रकार बताइए या महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो किसी भी तरह से आप इसे देख सकते हैं क्वेश्चन के तौर पर। तो यहाँ निम्नलिखित प्रकार व महत्व बताए हुए हैं, तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला है उपकल्पना अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में सहायक होती है। नंबर 2, उपकल्पना अनुसंधान को उचित दिशा प्रदान करते समय तथा श्रम की बचत में उपयोगी होती है। नंबर 3, उपकल्पना अध्ययन को सुनियोजित व सुनिश्चित करती है। नंबर 4, उपकल्पना के माध्यम से अनुसंधानकर्ता व्यर्थ के तथ्यों को एकत्रित ना करके केवल उपयोगी तथ्यों को ही एकत्र करता है। जबकि 5 में दिया हुआ है, उपकल्पना के द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नंबर 6, उपकल्पना निष्कर्ष निकालने व सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। तो यह आपका पार्ट नंबर फर्स्ट यहीं समाप्त होता है। यदि आप पार्ट नंबर 2 को देखना चाहते हैं, जिसमें इस क्वेश्चन को भी कराया जाएगा, तो आप जल्दी से हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच जाइए, आपको सभी तरह की वीडियोज वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।